15 बिजनेस चलाने वाली कंपनी को अचानक अपने 13 बिजनेस बंद क्यों करने पड़े? आखिर उसे मित्सुबिशी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी से नाता क्यों तोड़ना पड़ा? और क्या आज वो कंपनी मार्केट में सरवाइव कर पा रही है? जानेंगे ये सब, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो शुरू करते हैं इंडिया की इस लेजेंडरी कंपनी की गाथा ऑन योर फेवरेट शो ब्रांड गाथा। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के बाद जब भारत एक आजाद उड़ान भरने को तैयार हो रहा था, तो ये कंपनी भी उस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। और 1948 वो साल बना जब गुड अर्थ कंपनी के नाम से इसकी शुरुआत की गई। उस वक्त ये कंपनी विदेशों से ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करके भारतीय बाजार में बेचा करती थी। कंपनी के ट्रैक्टर्स इतने लोकप्रिय हुए कि 1952 से 57 के बीच कंपनी ने करीब 1500 से भी ज्यादा ट्रैक्टर्स बेच दिए, जो कि उस दौर में किसी कीर्तिमान से कम नहीं थे। कंपनी का ट्रैक्टर इंपोर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपनी अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को सीमित नहीं रखना चाहती थी। इसलिए कंपनी ने सोचा कि क्यों ना एक बड़ी छलांग लगाई जाए, और इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा फैसला भी लिया। 1958 में कंपनी ने जर्मन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर एशर के साथ हाथ मिलाया, ताकि वो इंडिया में अपने ट्रैक्टर्स खुद बना सके। और अगले एक साल में ये सोच एक सच्चाई में बदल गई। 1959 में कंपनी ने भारत में अपना पहला ट्रैक्टर बनाया, और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या बताएं, ये इंडिया में बना पहला ट्रैक्टर भी था। क्यों पता नहीं थी ना ये बात? एशर की जिन खास बातों का जिक्र हम कर रहे थे, उसने पूरी चीजें बादस्तूर जारी रखी। 1960 और 70 के दशक के बीच कंपनी ने कई ठोस रणनीतियों को अंजाम दिया, जिसके सहारे उसने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 100% इंडिजनाइजेशन हासिल कर लिया। मतलब ये कि गाड़ी में लगने वाला छोटा से छोटा पार्ट भी इंडिया में बनने लगा। अब कंपनी को ना तो दूसरे देशों से पार्ट इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती थी, और ना ही किसी और के भरोसे बैठने की। और यही बात एशर को मार्केट लीडर बनाने में मदद कर रही थी। एशर के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज और भी देखी गई है। हर कुछ साल में टाई अप्स या फिर उससे कुछ अन्य कारणों के चलते कंपनी का नाम बदलता रहा है। शुरुआत में गुड अर्थ कंपनी के नाम से हुई थी, लेकिन एशर के साथ टाई अप के बाद 1960 में इसका नाम बदलकर एशर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। फिर 1980 में एशर गुड अर्थ लिमिटेड कर दिया गया। 1982 में जब मित्सुबिशी के साथ लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार हुआ था, तब इसका नाम एशर मोटर्स लिमिटेड हुआ। वैसे मित्सुबिशी की बात निकली है तो आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही 1994 में टेक्निकल असिस्टेंस से जुड़ा ये करार भी खत्म हो गया। हालांकि मित्सुबिशी और एशर के बीच का फाइनल गुड बाय साल 2009 में हुआ, जब मित्सुबिशी ने एशर मोटर्स में अपने स्टेक्स को कंपनी के फाउंडर को बेच दिया। ये करीब करीब $11 मिलियन का ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एशर रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी है। जी हाँ, 1994 में ट्रैक्टर बनाने वाली इस कंपनी ने एनफील्ड इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया था, और आगे चलकर उसका नाम रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन यह अधिग्रहण एशर के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। कंपनी ने एनफील्ड के मोटरसाइकिल बिजनेस को तो एक्वायर कर लिया था, लेकिन ये बिजनेस एशर को वो प्रॉफिट कमा कर नहीं दे पा रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी अपने रॉयल एनफील्ड बिजनेस को करीब करीब बंद करने के कगार पर पहुंच गई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि एशर ने रॉयल एनफील्ड की लीगेसी जारी रखी और उसके बिजनेस को बंद नहीं किया? इसके लिए कहानी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। एशर के बिजनेस में अब तीसरी पीढ़ी एंटर कर चुकी थी। सिद्धार्थ लाल की उम्र महज 26 वर्ष थी जब उन्होंने रॉयल एनफील्ड की बागडोर संभाली। इसके बाद 2006 में वो एशर के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर यानी कि COO भी बनाए गए, और यहीं से कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जिसने एशर के बिजनेस को 360 डिग्री बदल कर रख दिया। यहां बताना जरूरी है कि जब सिद्धार्थ ने एशर को ज्वाइन किया, तब कंपनी कुल 15 बिजनेसेस रन कर रही थी। ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल और यहां तक कि फुटवेयर का बिजनेस भी। एशर और फुटवेयर, कुछ ऐसा ही सवाल होगा ना आपके मन में, लेकिन सच्चाई यही है कि उस वक्त कंपनी फुटवेयर बिजनेस में भी इन्वॉल्व थी। 2006 में कंपनी के COO सिद्धार्थ लाल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एशर के 13 बिजनेसेस को लिक्विडेट कर दिया, ताकि कंपनी के ट्रक बिजनेस और रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल बिजनेस पर पूरा फोकस किया जा सके।
सिद्धार्थ का लॉजिक सिंपल था, 1000 बिजनेसेस में मीडियोकर प्लेयर बने रहने से अच्छा है कि 1 या 2 बिजनेस में मार्केट लीडर बना जाए, और उनके इस कदम ने उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी। कंपनी ने दोनों बिजनेसेस में अच्छा रफ्तार पकड़ा और उसके बाद आज आयशर की कहानी एक टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है और रॉयल एनफील्ड का बिजनेस अपने आप में एक केस स्टडी बन चुका है, जहां सिद्धार्थ ने पर्सनली इन्वॉल्व होकर सारे बॉटलनेक्स दूर किए। वो खुद रॉयल एनफील्ड की बाइक्स लेकर इंडिया के कोने कोने में गए ताकि उसके प्रोस कॉन जितनी प्रॉब्लम्स है सब कुछ मालूम कर सकें, और इस पहल ने रॉयल एनफील्ड को अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर बना दिया। आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ बाइक नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है, और इसके साथ ही आयशर का नाम दुनिया भर में रोशन हो चुका है। चलो, कंपनी का एक बिजनेस तो चल ही गया, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों का क्या? तो उसके लिए कंपनी ने तैयार किया एक बड़ा गेम प्लान। अपने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए आयशर मोटर्स ने कई मर्तबा जॉइंट वेंचर्स किए, लेकिन वॉल्वो के साथ उसने जो वेंचर किया वो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। 2008 में वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड VECV के नाम से इस वेंचर की शुरुआत हुई, जिसके बाद कंपनी के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को नई ऊंचाई मिलने लगी, और आज इस वेंचर के तहत आयशर के बसों और ट्रकों के अलावा वॉल्वो की बसों और ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है। इतना ही नहीं, इस वेंचर के तहत कंपनी इंजन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? ये ऐसे मजबूत टायर्स के बूते ही कंपनी आज 34 से भी ज्यादा देशों में अपने मॉडर्न कमर्शियल व्हीकल्स एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो सकी है। ऐसे थोड़ी नहीं कहते हैं आयशर को मार्केट लीडर। तो ये थी आयशर की कमबैक स्टोरी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अलविदा।